एक बार फिर से जनादेश 2023 में आपका स्वागत। बात चल रही है लगातार जिस तरीके से चुनाव परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, रुझानों की बात से आगे हम परिणाम की तरफ बढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आपको रुझानों की तरफ बता देते हैं कि राजस्थान के नतीजों की बात करें तो भाजपा 114 सीट्स पर लीड कर रही है और उसके बाद में अगर हम आगे की बात करें आईएनसी यानी कि कांग्रेस 70 सीट पर, अदर्स 15। मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों के रुझान हमारे पास में 160 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। अगर तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अप्रत्याशित परिणाम हमारे लिए सामने आया है। यहां पर मदन दिलावर जी भी रामगंज मंडी से भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव जीत चुके हैं। बयाना से ऋतु बनावत निर्दलीय वो भी चुनाव जीत चुकी हैं। ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज है जो लगातार हम अपने दर्शकों के लिए अब तक पहुंचा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और हमारे पैनलिस्ट से इसके बारे में और चर्चा हम लोग करते हैं। हमारे साथ में अभी पैनल पे जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जाखड़ जी। देखो, जो जनता को ज्यादा फायदा, मेरे क्षेत्र की जनता का ज्यादा विकास में सवाल की तरह बहेगा, उसके साथ जाएंगे। देखिए, मैं जनता के साथ हूँ। अगर मैं भाजपा की खिलाड़ी होती तो भाई टिकट देती ना पार्टी मुझे। मैं तो जनता की विकास की जहां बात होगी उसको प्राथमिकता जो पार्टी देगी उसके साथ जाएगी। चलिए, आप सुन रहे थे पहला से ऋतु बनावत को, जिन्होंने कहा कि जनता के साथ में जो मैं खड़ी हुई हूं उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जनता की बात आ रही है, ठीक है। डूंगरपुर से थोड़ा सा हम आगे एक भी शॉट ले लेते हैं कि क्या डूंगरपुर से रिएक्शन हमारे लिए आ रहा है जी। वी हैव अ ब्रेकिंग फॉर यू। राजस्थान के हमारे दर्शकों के लिए बिग ब्रेकिंग। रामगंज मंडी से भाजपा के मदन दिलावर आप चुनाव जीत चुके हैं, ऐसी बात हमको आपको पहले भी बताई थी। लगातार अलवर शहर से भाजपा के संजय शर्मा, ये ब्रेकिंग है आपके लिए, वो चुनाव जीत चुके हैं। बानसूर से भाजपा के देवी सिंह शेखावत आप चुनाव जीत चुके हैं। बानसूर से बिग ब्रेकिंग फॉर यू, जनादेश 2023 डीडी न्यूज दर्शकों के लिए। डग से भाजपा के कालू राम विजयी घोषित हुए हैं। डग से भाजपा के कालू राम। धरियावत से भारत आदिवासी पार्टी के थावर चंद, ये एक बीएपी जो पार्टी है इस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। सपोटरा से मंत्री रमेश मीणा कांग्रेस के, वो हार चुके हैं, एक सेटबैक, क्योंकि बहुत सारे बड़े नाम बड़े चेहरे जो हैं वो इस चुनावी मैदान में पटखनी खा चुके हैं, वो हार चुके हैं। इसलिए वहां भी देखना होगा कि केवल और केवल नाम के भरोसे आप नहीं जाएंगे, बल्कि काम जनता देख रही है, वो अखबार पढ़ रही है, वो सोशल मीडिया पर जा रही है, वो चुनावी मैदान की हर एक चीजों को पर नजर रख रही है। प्रवीण जी, एक पत्रकार के तौर पे क्या लगा आपको इस चुनाव में, जो एक आकलन रहा आपका? देखिए, कई चीज़ें रही हैं। मैं आपको जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बात बता रहे थे उसको रिलेट करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे इन्होंने बाल मुकुंदाचार्य जी की बात करी है, तो बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ पर नहीं जीते हैं, पप्पू कुरैशी ने एक तरह से उनको जिता दिया है। पप्पू कुरैशी बैठ गए थे, अभी इस बार हम लोग देखें तो पप्पू कुरैशी को करीब 550 के आसपास वोट आए और बाल मुकुंदाचार्य जी जो हैं वो 900 कुछ 72 वोटों से जीते हैं। तो और कई चीज़ें हुई हैं भाजपा में भी ऐसी हुई, जैसे राजेंद्र राठौड़ हारे नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, बैकअप में बताया जा रहा है कि भाई उन पार्टी के लोगों ने उनको हरवा दिया है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बताए जा रहे थे कि भाई सीएम का एक बड़ा फेस है। सतीश पूनिया हार गए हैं। तो कई चीज़ें हैं जिनके बड़े नेताओं का हारना, जो भाजपा के भी बड़े नेता हार रहे हैं या उनको हरवाया गया है, कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि खुद के लोग ही खुद को हरवा रहे हैं, ऐसा भी सुनने को आ रहा है कई चीज़ें, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं बेसिकली। क्योंकि सीएम की दौड़ अभी जो शुरू होने वाली है तो कुछ पत्ते पहले ही साफ कर दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में ही ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं या हार के कई कारण अलग अलग रहे हैं, तो भाजपा में भी हरवाए भी जा रहे हैं, ये एक अलग ही। चलिए, अभी डूंगरपुर से कांग्रेस के गणेश गोगरा विजयी हुए हैं, उनकी एक बाइट हमारे पास में, उनका एक क्विक रिएक्शन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। डूंगरपुर से कांग्रेस के गणेश गोगरा। पूरी जीत का श्रेय मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है और आम जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मेरी जीत नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है। प्राथमिकता यही रहेगी कि मैंने कितना पहले 5 साल में कितना अच्छा काम किया, उसको मैं विचार करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, और अब मुझे अलग से क्या करना चाहिए, जनता के लिए क्या करना चाहिए, हमारे क्षेत्र की यहाँ की क्या मांग है। चलिए, डूंगरपुर से कांग्रेस के गणेश गोगरा को आप सुन रहे थे कि हमारे क्षेत्र से जनता की क्या मांग है, उसके लिए हमें क्या करना है वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ में किशोर शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं और हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता भी हैं। देखिए, ये जो बात है पॉलिटिक्स की, कोई क्या करता है क्या नहीं करता, वो जीतने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जब हार जाता है तो फिर एक रस्साकसी है वो शुरू हो जाती है। मुराद जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए नीतीश जी, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि
आत्मविलोकन, आत्म अवलोकन ये बहुत ज़रूरी होता है हर चुनाव के बाद में। तमाम राजनीतिक पार्टियां ये करती है। जीतने के कारण भी ढूंढे जाते हैं तो हारने की भी समीक्षा की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में कितना मतदान करा पाए, कितना मतदान प्रतिशत बढ़ा, बूथ पे बूथ वाइज क्या स्थिति रही, इसका आकलन भी होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है राजनीति में एक सतत प्रक्रिया है। चलिए, बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता मिस्टर द्विवेदी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आइए जरा उनसे फोन इन बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वो भी एक प्रमुख क्षेत्र आता है। बांसवाड़ा से हमारे बीच में हमारे भुवनेश द्विवेदी। भुवनेश जी, क्या समाचार बांसवाड़ा के? नमस्कार जी नमस्ते। बांसवाड़ा की 5 विधानसभाओं में एक सीट है, हॉट सीट है, जो CWC और बागीदोरा सिंह मालविया हैं, जो वर्तमान में आगे चल रहे हैं। उसके साथ ही अभी दूसरी एक सीट घाटोल से नानालाल जी की विजय हो गए, कांग्रेस प्रत्याशी से हैं। 2 पे कड़ा मुकाबला चल रहा है और 1 पे गढ़ी विधानसभा से कैलाश जी मेहता भारतीय जनता पार्टी के भी बिल्कुल अंतिम दौर में हैं और अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला जरूर BJP जी। मुझे जी भुवनेश बोलिए। जी भुवनेश जी 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 भुवनेश बोलिए, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। घाटोल में जरूर भारत। चलिए, तो हम लोग इनसे फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। बांसवाड़ा जो है वो एक तरीके से हम लोग बात करें कि एक आदिवासी भील जाति जो है उसके लिए एक प्रमुख क्षेत्र वहां पर माना जाता है और बहुत सारे लोग वहां पर लगातार, बहुत सारे संगठन वहां पर जाकर के हमेशा काम करते हैं। बात कर रहे थे हम जिस चीज के लिए कि रसाकशी जो है वो एक शुरू हो जाती है और आत्मावलोकन की बात जो है हमारे भाजपा प्रवक्ता कर रहे थे। किशोर जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, हम चुनाव हार गए हैं, डेफिनेटली इसमें आत्म अवलोकन हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतिम क्षणों तो लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि हम चुनाव हार गए हैं। तो वो दोबारा आप चाहते हो फिर दोबारा दोहरा के वही बात करूँ? मैं 3 बार कह चुका हूँ, फिर चौथी बार क्यों कहलवा रहे हो? ठीक है। लेकिन ये तय है कि हार गए तो निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा करेंगे कैसे होगा। और चूंकि बड़ी पार्टी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता कि एक एक चीज़ अभी तुरंत इसके सारी बात कर ली जाए। आपने सारी चीज़ जिक्र करें, मैं आपकी स्क्रीन देख रहा, तेलंगाना में हम जीत रहे उसका जिक्र कर देते हैं आप। नहीं, एग्जैक्टली है ना। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, सीकर खंडेला से हमारे बीच में सुभाष जी जो जीत चुके हैं, उनकी एक बाइट हमारे पास में। आइए जरा उनका क्विक रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए। सीकर खंडेला से जी। बड़े बहुमत से खंडेला की जनता ने जो जनादेश दिया है, ये पूरी जीत मैं खंडेला की जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को धन्यवाद करता हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता को मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस 45-50 साल के कुशासन से आज मुक्ति हुई है, तो निश्चित रूप से खंडेला के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। चलिए, ये बातें लगातार रिएक्शंस जो है हमारे बीच में आते रहेंगे। प्रवीण जी, जब कोई सरकार सत्ता में आती है, पहली बात तो मैं किशोर जी आपको बताऊं कि तेलंगाना में आपने बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए आपको बधाई भी है। जहां जीते हैं वहां जीते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जीते थे, ऐसी बात नहीं है। और हमने तो कहा भी है कि भाजपा राजस्थान में उतना नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्टेशन 2013 के हिसाब से थी, तो आपको बड़ा करना चाहिए था भाजपा को, उतना नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, विजय तो विजय है। प्रवीण जी, 3 स्टेट्स में विजय बनने के बाद में अपेक्षा आपके लिए, आपकी तरफ से अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं, तो आपको एक तरीके से एक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि अगली बार या फिर अगले ही साल जब केंद्रीय चुनाव आएंगे तो जनता आपको थोड़ा बहुत तो परखेगी। स्टेट में आपने क्या किया? देखिए, ऐसा जैसा फ्लो देखा जाता है चुनावों का, उसमें ये भी देखने को मिला है कि जब स्टेट अगर कांग्रेस जीत रही है तो उस समय जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें भाजपा को फायदा मिलता है। लेकिन इस बार ये चीज़ भी मायने रखेगी कि यहाँ पर भी बीजेपी है और सेंटर में भी वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग दावा कर रहे हैं कि दोबारा, ये बोल भी चुके हैं कि मोदी जी दोबारा आने वाले हैं या मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 3.2 वो जो बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, कांग्रेस ने भी योजनाओं के जरिए एक अच्छी पैकेजिंग की थी और बीजेपी ने इस इलेक्शन कैंपेन में उनको काउंटर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए और काउंटर में कई ऐसे वादे भी कर दिए हैं जो वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि ये कैसे निभाएंगे। तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा टास्क है कि वो उन वादों को कैसे पूरा करेंगे जिसके लिए कांग्रेस को काउंटर कर रहे थे। जैसे सिलेंडर के लिए अब 450 के लिए बोल दिया उन्होंने, 500 के लिए बोला, इन्होंने 450 के लिए बोल दिया। तो अब नेक्स्ट ये देखने वाली बात होगी, सामने लोकसभा भी है, क्या पार्टी ऐसी चीज़ों पे खरी उतरने वाली है, क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं।
जनता, एक तो हम लोग ये देखें कि इस चुनाव में फ्री जितना दिया गया, कांग्रेस की तरफ से जो चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की गई, योजनाओं में काफ़ी चीज़ें, एक पिटारा हम लोग कह सकते हैं दिया गया, उसको एक तरह से जनता ने थोड़ा नकारा है, हम लोग ये कह सकते हैं, या कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी कह सकते हैं। जी किशोर जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी एक जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर हम कद की बात करें तो चाहे राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हारने के कगार पर है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद बढ़ा है या घटा है? अगर 2013 के हिसाब से देखें तो आपने अपनी चुनावी पारी को बहुत बढ़िया तरीके से खेला, आप पार्टी के तौर पे हार गए हैं, लेकिन आपने जो टक्कर दी है वो टक्कर इतनी कम भी नहीं, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी प्रवीण जी लगातार कह रहे हैं। तो कद बढ़ा या घटा? देखिए, निश्चित तौर पे गहलोत जी पुराने नेता हैं और 55 साल का उनका अनुभव है पॉलिटिक्स का, और जनता की सारी चीज़ों की गहरी पकड़ है जी, समझ है सारी चीज़। जितनी योजना आप देख रहे हैं, एक बात साफ समझ लेना चाहिए कि हमेशा कांग्रेस वेलफेयरिज्म पे काम करती है और बीजेपी हमेशा चैंपियनशिप पे काम करती है। वो 2-3 लोगों को आगे बढ़ाने पे काम करती है। जितनी योजना है ये इसके बाद ऐसा परिणाम क्यों आया, ये वाकई शोध का विषय है। मैं राजनीति से अलग हट के बात कर रहा हूँ। कितना बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है और फिर सरकारें हार जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी स्टेट के लिए नहीं है। मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूँ, या बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, हर एक की, क्योंकि फिर एक अविश्वास पैदा हो जाता है पार्टियों के बीच में भी कि अब भाई ऐसी स्थिति में अगर विकास के आधार पर अगर वोट नहीं पड़े तो ये बहुत अच्छा मैसेज दूर तक नहीं जाता। और गहलोत जी ने जो सरकार ने योजना थी, इन योजनाओं का वाकई में इम्पैक्ट है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा तो समझ में आएगा। चिरंजीवी योजना में जिन लोगों को जिन लोगों को हॉस्पिटल जाने में डर लगता था, वो लोग 25-25 लाख के ऑपरेशन इलाज करा के आ रहे हैं और पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सारी योजना ऐसी थी कि जो लोगों के अंदर तक थी, लोगों ने इसका फायदा उठाया। अब एक बात मैं आपको, ये देश जो है आस्था और भावनाओं का देश है, इसलिए इन लोगों को जो भरोसा आस्था और भावनाओं में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने चूंकि आस्था भावना की बात कर दी है, मैं भाजपा प्रवक्ता मसूद अली जी के पास जाता हूँ। मसूद जी, ये देश वो देश भी है जो तेजस का निर्माण करता है, ये वो देश भी है जो पहले ही बार में मंगलयान को भेज देता है और बहुत कम कीमत पर भेजता है, ये देश वो देश भी है जो चंद्रयान को भेजता है, ये देश वो देश भी है जो अग्निवन की बात करता है, पृथ्वी मिसाइल की बात करता है, और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी आज विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में जाके खड़ा हो जाता है। तो क्या केवल और ये सभी चीजें आस्था और भावना के भरोसे ही हो रही हैं? हम ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर सकते? मसूद जी, देखिए, कांग्रेस का ये बहुत रटा रटाया शब्द है। कांग्रेस आदी हो चुकी है। कांग्रेस ने इसी तरीके से पूरे देश में एक बहुत बड़ा मतलब जो अभियान चलाया, मैं समझता हूँ कि ये 55 साल तक तो कामयाबी रहे उस अभियान में। इन्होंने सब जगह यही फैलाया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो है, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करती है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को डराती है, उसका तो इसका बेनिफिट तो कांग्रेस को हुआ। और ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस 1984 को भूल जाती है। लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस इमरजेंसी को भूल जाती है। बड़ी हास्यास्पद बात है कि आप देखिए कितने निर्दोष लोगों को, लाखों निर्दोष लोगों को मीसा कैदियों के रूप में बंद किया आपने, जेलों में ठूसा, ये आप भूल गए। आप इस बात को नहीं कहेंगे कभी भी। तो मैं समझता हूं कि ये मुद्दों से भटकाने की बात है। जनता ने आपके झूठे वादों को नकारा है। जनता का, अरे भ्रष्टाचार था यहाँ राजस्थान में, आप देखते ना ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हावी थी। यहाँ पर आपका लगाया हुआ एक सीपी 5 साल राज कर जाता है। आपके यहाँ तहसीलदार जो है खुलेआम लूट रहा है। आपके यहाँ अलमारियों में फाइलों की जगह सोना और चांदी पकड़ा जाता है, नकदी पकड़ी जाती है। तो आप खुद समझ लीजिए ना कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता को बेवकूफ नहीं समझ सकते, आप बेवकूफ नहीं बना सकते ज्यादा देर तक। आपने जो बात कही है प्रवीण जी, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब रैलियां की तो लाल डायरी का जिक्र बड़ा किया, लेकिन लाल डायरी का मुद्दा जिसने उठाया वही चुनाव में हार गया। ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये हवा बनी थी लेकिन वो हवा ही निकली एक्चुअली। क्योंकि अगर लाल डायरी में एक्चुअली कुछ होता तो इसको भुना लिया जाता बहुत पहले, और तरीके से भुनाया जा सकता था। और राजेंद्र गुढ़ा की जो स्थिति थी, वो जिस तरह की पब्लिसिटी स्टंट था, उस पब्लिसिटी का माइलेज जो उनको मिलना चाहिए था, हम लोग ये कह सकते हैं, वो भी चुनाव में नहीं मिल पाया, क्योंकि वो डायरी का कुछ था ही नहीं। एक तरह से जो पेज आए उन पर भी अभी तक शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। जो कुछ पेज जारी किए गए थे लाल डायरी के बार बार, तो इतना दम होता तो गुढ़ा उसको और भुना सकते थे। और वो जो पब्लिसिटी स्टंट बना, वो माइलेज गुढ़ा को मिलने वाला था, वो बहुत किनारे जाके बैठ गया, हम लोग ये कह सकते हैं। तो ठीक,
किशोर जी, यहाँ पर अब चूंकि आपने पिछली बार आस्था की और भावना की बात की थी, लेकिन हम 2023 में रह रहे हैं और अभी इस समय इस टेक्नोलॉजी के, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अब हम थोड़ी सी इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक बिग ब्रेकिंग हम लोग ले लेते हैं जो हमारे सामने स्टेज पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए मौजूद है। आइए आपको बता देते हैं इस समय की बिग ब्रेकिंग डीडी न्यूज राजस्थान के दर्शकों के लिए क्या है, आइए उस पर नजर डालते हैं। बिग ब्रेकिंग, जनादेश 2023 में सीएम अशोक गहलोत आज शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे, यानी कि स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं। अब कुछ और बचा नहीं है कहने के लिए, बात करने के लिए। हम केवल और केवल आत्मावलोकन वाली बात ही कर सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत 5:30 बजे गवर्नर साहब से मिलने वाले हैं और वो अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। राजस्थान की राजनीति लोगों के लिए, हमारे जनता के लिए सही दिशा में आगे बढ़े और राजस्थान सही दिशा में आगे बढ़े, यही हम सब की कामना है और यही हम सब लोग चाहते भी हैं जी। और नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग भी आपको लगातार बताते रहेंगे। हनुमानगढ़ से निर्दलीय गणेश राज बंसल जीत चुके हैं। एक और निर्दलीय भीम से भाजपा के हरि सिंह रावत जो हैं वो जीत चुके हैं। रानीबाड़ा से कांग्रेस के रतन देवासी आप जीत चुके हैं। आगे हम बात करें तो बिग ब्रेकिंग में आपके लिए नवलगढ़ से भाजपा के विक्रम जाटखड़ आप विजयी घोषित हुए हैं। बानसूर से भाजपा के देवी सिंह शेखावत विजयी घोषित हुए हैं। आगे हम बात करें बिग ब्रेकिंग जनादेश 2023 में घाटोल से कांग्रेस प्रत्याशी नाना लाल जीत चुके हैं, विजयी घोषित हुए हैं। किशनगढ़ बांस से कांग्रेस के दीपचंद खेरिया ने विजय हासिल की है। तो ये सारी की सारी वो बातें हैं जो हम लगातार यहाँ पर कर रहे थे। किशोर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे थे कि वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर तो बहुत डिजिटलाइजेशन के माध्यम से भी हम उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। अब हम जो बात करते हैं वो एआई की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो एलेक्सा की बात करते हैं। ऐसे में क्या केवल और केवल हर बार ये कहना कि ये देश और केवल आस्था और भावना के भरोसे आगे बढ़ रहा है, एक लहर के माध्यम से चुनाव जीते जाते हैं, ये तो देश की जनता को एक दोयम दर्जे का समझने वाली बात हो जाती है। देखिए निशित जी, आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि जनता के लिए शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपने कहा उस तेजस वाली बात की, कहा कि हुआ, इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। कहा ही नहीं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। ये बीजेपी प्रवक्ता इस बात को कहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि बीजेपी की असल में जो आज़ादी मिली 2014 में मिली। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, ठीक है। और ये जो आज सारा डेवलपमेंट चूरू से विजय सिंह चौहान हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं, ये जरा उनसे बात कर लेते हैं। चूरू से विजय सिंह चौहान जी विजय जी, चूरू से क्या समाचार वहां पर? वहाँ सुजानगढ़ की चूरू से जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 2 क्लियर हो चुकी हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज कुमार हैं, उन्होंने 1789 वोटों से विजय जीत हासिल की है। उन्होंने जो बीजेपी की संतोष मेघवाल है उन्हें हराया है। साथ ही तारानगर, ये बड़ी हॉट सीट मानी जा रही थी, उसे यहाँ से नरेंद्र बुडानिया ने, कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने राजेंद्र राठौड़ को 9,727 वोटों से पराजित किया है। और देखा जाए तो लगभग चूरू की 5 में से 6 में से 5 सीटें कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पे बसपा विजयी होती नजर आ रही है। जी, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो 1 सीट से विजयी होती हुई नजर आ रही है। आपने जो तारानगर से बताया कि नरेंद्र बुढ़ानिया 9,000 वोटों से जीत चुके हैं, इसका कोई विशेष कारण वहां पर दिखाई दिया? 9,727 वोट से ये विजयी हुए नरेंद्र बुढ़ानिया। इसका कारण बताया जा रहा है कि इन्होंने, एक तो राजेंद्र राठौड़ ने वहां से सीट बदली थी और उन्होंने, जो नरेंद्र बुढ़ानिया है, इन्होंने नहर का पानी यहाँ आम जनता के लिए लाए थे। और इससे पहले जब राजेंद्र राठौड़ वहां से विजयी हुए थे तो इनका आरोप लगाया गया कि इन्होंने नहर काटने में गवर्नमेंट का साथ दिया। जी सर। चलिए ठीक है, हम लोग आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से चूरू में चीजें आगे बढ़ रही हैं और कुछ और क्लैरिटी भी हमारे पास में थोड़ी देर में आएगी। आपका धन्यवाद विजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। किशोर जी, जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, जो आपने भी कहा उसकी 2014 में और 1947 में, तो देश तो चाहे लोग कुछ भी देखिए, पॉलिटिशियंस तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन देश का हर व्यक्ति जानता है 1947 में देश आज़ाद हुआ। देखिए, मैं आपको सारी बात वो बताना चाहता हूँ, इसका आप जिक्र कर रहे थे तेजस का, चंद्रयान का, उसकी हम तारीफ की, हम उसका बधाई दी, सारी चीज़ें। नो, डेफिनेटली देश आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि विकास सिर्फ एक दिन में बढ़ हो जाता हो, ये सतत प्रक्रिया है। ये शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इसे डेवलपमेंट कहते हैं। और ये किसी एक सरकार ने नहीं किया।
1949 में IIT की स्थापना की गई तो इसी सोच के साथ की गई कि हमारा देश एक बड़े परिदृश्य में नजर आए। और जब जब भी देश की बात होती है, भारत देश ने हमेशा विश्व में अपना परचम लहराया है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज से ही तेजस हो गया हो या चंद्रयान हो गया हो, मंगलयान हो गया हो, बड़े बड़े अग्नियान वगैरह सारे चीज़ें सारे सरकारों में हुए जी, कांग्रेस सरकार में भी हुए और भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए। तो इसको ऐसा नहीं बहुत ठोक देनी चाहिए कि सिर्फ मोदी सरकार में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आपने अभी आस्था भावना की बात की, मैं आपका एक जिक्र करना चाहता हूँ। रक्षाबंधन पे ये बात करते हैं RSS बीजेपी मिलके एक डिवाइड करके बात करते हैं धर्म के आधार पर। नरेंद्र इस सारी चीज़ को मुगालते में रखते हैं पूरे उसको दुनिया को। जब ये बात करते हैं, जब ये बाल मुकुंदाचार्य जब सभा में वोट मांग रहे थे तो गदा घुमा रहे थे, कह रहे थे कि तुष्टीकरण नहीं चलेगा। गोपाल शर्मा जब वोट मांग रहे थे सिविल लाइन्स तुष्टीकरण नहीं चलेगा। क्या है ये डिवीजन ही तो है। इसका शेप क्या है? ये डिवीजन धर्म के आधार पर। और नरेंद्र मोदी रक्षाबंधन पर अपील करते हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुस्लिम बहनों के घर जाएं, उनसे राखी बंधवाएं। मैं भी मुस्लिम बहन से राखी बंधवाऊंगा। तो आप एक चेहरा रखिए ना, आप दो चेहरा क्यों रखते हैं? इन कार्यकर्ताओं क्यों लड़ा रहे हैं? इस देश की जनता क्यों लड़ा रहे हैं? एक बात साफ मान लीजिए, ठीक है, कि इस देश की जनता को संविधान में पूरा भरोसा है और धर्मनिरपेक्ष राज्य में पूरा भरोसा है। चलिए, आपने जो कि धर्मनिरपेक्ष बोला, वैसे मैं मुराद अली जी के पास जाऊंगा और उससे पहले हमारे पास में कुछ चीज़ें जो है वो आ रही है ब्रेकिंग में। हम उसका भी एक बार रुख कर लेते हैं कि कौन जीता और कौन हारा, ये स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों के लिए बता दिया जाए। अगर हम जीते राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, बगरू से प्रशांत शर्मा कांग्रेस से आप विजयी हुए हैं। अगर बगरू से अगर हम बात करें डॉक्टर कैलाश वर्मा भाजपा के, आप विजयी हुए हैं और गंगा देवी कांग्रेस की आपको हार का सामना करना पड़ा है। ये बगरू का समाचार है हमारे दर्शकों के लिए। लगातार इस तरीके से हम आपको कौन हारा और कौन जीता, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा विधानसभा से आप विजयी घोषित हुए हैं। अभिषेक चौधरी कांग्रेस के, आपको हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी अभिषेक चौधरी और भाजपा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर हम बात करें दूदू की, तो सबसे पहला परिणाम इसी विधानसभा क्षेत्र का आया था और भाजपा से प्रेमचंद बैरवा विजयी घोषित हुए हैं। बाबूलाल नागर कांग्रेस के, आपको हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, हमारे साथ में कांग्रेस से किशोर शर्मा है, मसूद अली हमारे साथ में इधर भाजपा प्रवक्ता के रूप में है। मसूद जी, इस समय अगर हम देखें, मुराद जी, अगर हम यहाँ पर देखें कि पूरे विश्व में मुस्लिम कम्युनिटी सर्वाधिक सिक्योर अगर किसी एक देश में है तो उसका नाम बताइए। उसका नाम भारत है, नीतीश जी। तो अगर ऐसा है तो भारत में फिर कौन किसको कैसे लड़ा सकता है, चाहे कोई कितना भी चाह क्यों लाए? मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी जो हमारे बड़े भाई किशोर जी, उनकी बात का मर्म आप समझे नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गोपाल शर्मा जी और बाल मुकुंदाचार्य जी गदा घुमा रहे हैं तो मोदी जी मुस्लिम बहनों से राखी क्यों बना रहे हैं? असली पीड़ा ये है, समझिए ना आप इस बात को। नहीं, पीड़ा ये नहीं है हमारी। देश में धर्म के आधार को बहकावे मत रखिए। मुस्लिम समाज देश में धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम अगर शुरू हुआ किशोर जी एक आजाद भारत में, तो वो कांग्रेस को इसका श्रेय जाता है। गुलाम भारत में ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश काल में अंग्रेज लोग ये काम किया करते थे। आज वो काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का आधुनिकरण हो गया है। मतलब जो है मुगले आजम कलर रंगीन रिलीज हो गई है। समझिए आप इस बात को। तो मैं आपको निवेदन करूं नीतीश जी, चलिए, मैं नीतीश जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का असली पेट दर्द ये है कि यहाँ का पढ़ा लिखा जो नौजवान जो 55 सालों से इनकी चालों में फंसा हुआ था, आज भी पंचर की दुकान पे ही बैठा हुआ है। आज भी वो आमलेट का ही थैला लगा रहा है। ये कांग्रेस ने जो है अब ये तुष्टीकरण के नाम पर अगर बहका कर वोट लिया है, इनको डरा के वोट लिया है, तो कांग्रेस अब वो वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए कांग्रेस का ये असली दर्द है। चलिए मुराद जी, कोई बात नहीं है। हम लोग हालांकि वो बात करने वाले हैं जहां पर, क्योंकि अभी भारत का युवा जो है वो एक डिमांडिंग युवा बन चुका है। वो डिमांड करता है भव्यता के साथ में रहने की, दिव्यता के साथ में रहने की, और वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहता है। वो केवल और केवल गड्ढे खोदना और उसको पुनः भरना नहीं चाहता है। वैसे प्रवीण जी आपके पास मैं आता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि धर्मनिरपेक्षता की बात हमारे कांग्रेस के साथी ने की थी, तो ये जो शब्द है, ये शब्द तो 1947 में था ही नहीं। ये शब्द तो 1975 के बाद में आया है। तो किसने क्या किया ये सबको मालूम है और सब इस बात को देख रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं और उसके आधार पर वोट भी पड़ रहे हैं। प्रवीण जी अपनी बात रखें। नहीं, मेरे ख्याल से संविधान की मूल, माफी चाहूंगा, संविधान की मूल प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो बदलाव अभी हुआ है 1947 और ये 1947 में जब संविधान लिखा गया था उस समय 1947 में धर्मनिरपेक्ष शब्द था। बदलाव अभी हुआ है, 1975 में नहीं आया।
1947 में आया। चलिए 1947 में, मतलब ये बात आपको और अच्छे तरीके से आपको थोड़ा सा टैली करनी पड़ेगी कि ना कब बदलाव हुआ, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब अस्तित्व में आए। प्रवीण जी उसके बारे में बताएंगे। प्रवीण जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, दोनों प्रवक्ता यहाँ पर हैं कि ये धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं सबको साथ लेके चला जाए तो ये देश इसी के लिए जाना गया है जी। और यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है दोनों पार्टियों को या और भी जो पार्टियों के कैंडिडेट्स आते हैं कि भाई हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम अगर डेवलपमेंट पे काम करें, यूथ को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, या हमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट और करना है, और हम आज भी बहुत सारे देशों से पीछे चल रहे हैं, कब उनकी बराबरी करेंगे? ऐसा माना जाता है, जब पत्रकारिता में आया था 20-22 साल पहले, तो हम लोग अमेरिकन अखबार पढ़ा करते थे, ब्रिटिश अखबार पढ़ा करते थे, उसके सब्सक्रिप्शन हमें संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराए गए, वो सब पढ़ते थे, तो हमें ये एहसास हुआ उस समय कि भाई 40-40 साल पीछे हैं हम बहुत सारे देशों से। बिल्कुल। हम कब आएंगे उनकी दौड़ में? अगर हम धार्मिक चीज़ों में और इन सब लड़ाइयों में फंसे रहेंगे, जातिगत चीज़ों में फंसे रहेंगे, तो हमारा ना तो यूथ सपोर्ट करने वाला है। आज आप देखिए, हम सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, आप नोटा के आंकड़े निकालिए, बहुत सारी सीटों के ऊपर 1500-1500, 2-2000 वोट नोटा के डल रहे हैं, तो वो एक एजुकेशन है कहीं ना कहीं, वो ये लोग दोनों ही कैंडिडेट्स को खारिज कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो रहा है। बिल्कुल। तो हमें इस समय ये देखने की ज़रूरत है, पार्टियां अगर कुछ फ्री करना चाह रही हैं तो विदेशों में 1-2 चीज़ें ऐसी रही हैं, जैसे एजुकेशन को आप फ्री कीजिए, आप हेल्थ को फ्री कीजिए, जो बेसिक ज़रूरत है, जिससे एक कहीं ना कहीं सोसाइटी पे भी असर आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें फ्री, तो सब कुछ 100 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से प्रभाव डालने वाली चीज़ें हों और हम देश को कैसे आगे ले जा सकें, वो डेवलपमेंट्स क्या हों। चलिए, आपने डेवलपमेंट्स की बात की। मुराद जी, मैं यही बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भाई अभी देखिए 5:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गवर्नर साहब से मिलने वाले, राज्यपाल जी से मिलने वाले, अपना इस्तीफा सौंपने वाले। किशोर जी भी कह चुके हैं कि भाई हार तो स्वीकार करनी पड़ेगी और जनता का फैसला जो है वो सर माथे पर है। अब डेवलपमेंट की बात है, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने राहुल गांधी के बारे में जरूर कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप 1 से लेकर के 10 तक। अब सबसे पहले शुरुआत में क्या करने वाले? जनता, दिसंबर का महीना, कड़क सर्दी का महीना है, थोड़ा डेवलपमेंट की गर्म बातें कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठा से चलने वाली पार्टी, नीतीश जी। भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अंत्योदय की स्थापना की, जिस अंत्योदय शब्द का उदय किया, उस अंत्योदय के आधार पर भैरव सिंह जी की सरकार ने राजस्थान में काम किया। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की सीढ़ियों से सबसे पहले इसी उद्बोधन को दोहराया था। याद कीजिए कि गरीबों की समर्पित सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। तो मैं आपको निश्चित तौर पे ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान में भी जो है गरीब कल्याण की सरकार होगी, गरीब कल्याण के काम करेगी, गरीब के विकास का काम करेगी, और अंतिम पंक्ति के बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। चलिए, हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि गरीब की बात कब तक होती रहेगी? हम भारत को बड़ा बनाने की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमसे ये कहते हैं, अंत्योदय की बात जरूर करते हैं, लेकिन गरीबी हटाओ 1970 में भी, गरीबी हटाओ 2023 में भी, हम लोग धनी अपने आप को कैसे बनाएं, कैसे अपने आप को विकसित देशों की कतार में लेके जाएं, इसके बारे में बात करें। और आप स्पेसिफिक बताएं थोड़ा सा, हम इस समय कौन जीता और कौन हारा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए और लेकर के आते हैं, आपको बताते हैं। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से दिया कुमारी विजयी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और सीताराम अग्रवाल कांग्रेस के आप हारे हैं। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, जनादेश 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव आप देख रहे हैं टीडी न्यूज राजस्थान। और अगर हम बात करें हवा महल की, तो पहली बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से पंडित बाल मुकुंदाचार्य, आप विजयी घोषित हुए हैं, और कांग्रेस के आर्या तिवारी वो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि बहुत ही कांटे की टक्कर रही थी राजस्थान विधानसभा चुनाव। आमेर की बात करें तो सतीश पूनिया को हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के, और प्रशांत शर्मा कांग्रेस से आप विजयी घोषित हुए हैं। एक बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, सिविल लाइन से भी एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए। प्रताप सिंह खचरियावास, एक मुखर व्यक्तित्व, आपको हार का सामना करना पड़ा। पहली बार पॉलिटिक्स में जिन्होंने एंट्री करी, ऐसे पत्रकार गोपाल शर्मा, आप विजयी घोषित हुए भारतीय जनता पार्टी से। बहुत टफ टक्कर आपने दी और आप जीते। गोपाल शर्मा हारे प्रताप सिंह खचरियावास। ये बातें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए डीडी न्यूज राजस्थान के दर्शकों के लिए। दिया कुमारी भारतीय जनता पार्टी की विजयी घोषित हुए, सीताराम अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार बातें थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक, मुराद जी थोड़ा और स्पेसिफिक बताइए कि क्या वो चीजें होंगी अगर हम टॉप 3 चीजों की बात करें, 1, 2, 3, सबसे पहले जो आप करना चाहेंगे, आखिर आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, सबसे पहले किसानों की एमएसपी और किसान सम्मान निधि पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से जन संकल्प पत्र को सामने रखा राजस्थान की जनता के, मैं समझता हूं कि इस पे बात होगी। दूसरी बात, युवाओं को रोजगार देने की जो बात रही,
उस मुद्दे पे बात होगी, क्यों बेरोजगार युवाओं ने काफ़ी सपने देखे थे और भारतीय जनता पार्टी की जो है उसकी ओर उन्होंने आंखें तकी है, तो मैं समझता हूँ कि उनके सपने जल्दी साकार होंगे। और तीसरी बात जो है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का, जिस तरीके से SIT के गठन की बात हुई, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की जनसंकल्प पत्र में, तो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर जो है मेंटेन करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होगी, या जो है कानून का राज लाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होगी। दिगर जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें भी आपने इसकी बानगी देखी होगी, तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि राजस्थान का 7 करोड़ की जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे आंख मीच के यकीन कर सकती है। चलिए किशोर जी, जो अभी उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट में हम लोग इस तरीके की चीजें कहेंगे, हालांकि थोड़ा सा और स्पेसिफिक हम लोग चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने ये किया जिसके कारण से शायद जनता जो है वो भ्रमित हो गई। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि कुछ ऐसी चीजों की जहां पर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि यहां पर हमने लैक किया, तो ऐसी अगर हम शुरुआत की 3 चीजों की बात करें जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे रह गई, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हालांकि इसे मैंने पहले भी कहा था कि उनका कद जो है वो घटा नहीं है कम से कम, क्योंकि बहुत बड़ी। जी देखिए, कांग्रेस ने पूरे 5 साल बड़ा तल्लीनता से और जनता से निभाए वादे पूरे किए हैं जी, और हम इस बात का दावा करते हैं कि हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव क्यों हारे, ये लोकतंत्र है, हार जीत चलती रहती है, इसका विश्लेषण ले जाएगा। सही बात। लेकिन मेरे चूंकि आपका चैनल छोटा नहीं है, बड़ा चैनल है, बिल्कुल बड़ी बड़ी रीच है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हुए और जनता का, जनादेश का आभार व्यक्त करते हुए बात कहना चाहता हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस ने योजनाएं शुरू करी हैं इनको बंद नहीं करे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनकी तारीफ कर चुके हैं। ठीक बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम ये जो कर्जा माफी वाली बात थी, तो कांग्रेस ने 72,000 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और ये राज्य सरकार की कैपेसिटी में होता है। केंद्र सरकार जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो केंद्र के अधीन होती है, तो ये कम से कम 25-30 पत्र लिखे जा चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आप इनको माफ करवाइएगा, तो उनके कर्जे माफ कराए। और मैं आपको एक बात, मैं अपनी बात पूरी कर दूं जी, प्लीज प्लीज, कि ये जो बार बार कहते हैं पेट्रोल डीजल के मुफ्त, पेट्रोल डीजल के माफ कर देंगे, अब आप राज में आ गए, पूरी आप पूर्ण बहुमत में हो और डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आप बैठे हो, यहाँ भी आप बैठे हो, अब आप इनको और माफ कर देना, जैसे यूपी में 10 रुपए सस्ता है राजस्थान से, इसको भी माफ कर देना, नहीं, तो आपका वादा पूरा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं रहा कि जीएसटी में आप लाना नहीं चाहते। पेट्रोल की बात जो है वो जनता को सबके बारे में पता है कि दिल्ली में पेट्रोल कितना सस्ता है, यूपी में कितना सस्ता है, मध्य प्रदेश में कितना है, गुजरात में कितना है, और आपने नहीं किया तो इसकी भी मार पड़ी या नुकसान पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है निश्चित, आप कोरोना में सेस माफ हुआ ही है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये बार बार चिल्ला के कह रहे हैं ना, तो कर देना, आप आगे राज में आज आ गए, आप तुरंत फैसला करो, किसानों का भी कर दो, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, आप वहां भी दिल्ली बैठे हो तो जरूरत बहाने माने जरूरत। चलिए, अगर नहीं हुआ तो आप भी ना कमर कस के खड़े हैं कि कुछ ना कुछ बोलना है। एक बात बहुत साफ है निश्चित कि हमने 2013 में जो विपक्ष में थे, हमारी सीटें 21, तब भी हमने पूर्ण रूप में विपक्षी भूमिका अदा करी और लड़के लिए, ऐसे नहीं कि अगर लड़े ले लियो हमने, है ना। और अभी भी पूरे राज 5 साल में काम किया, पूरी मेहनत तल्लीनता से किया, जनता के साथ पूरी ताकत साथ खड़े रहे, और अब हम विपक्ष में, अब फिर हमारी ताकत देख लेना, 21 में थे तब हमने पूरी ताकत से लड़े, अब हम तो 72 का तो आंकड़ा दिख रहा है, 68 का आंकड़ा दिख रहा है, अभी जितने पर टिकेगा देख लेंगे कितना होगा, चलिए हम पूरी ताकत से फिर लड़ेंगे। हम तो कहते हैं किशोर जी कि आप बिल्कुल लड़ने की कैपेसिटी तो हमें छोड़नी नहीं चाहिए, हमें उसे बढ़ाना चाहिए, और यही मजबूत विपक्ष की तरह भूमिका निभाएंगे। 21 में तो चैन नहीं लेने, सचिन पायलट अध्यक्ष थे, पूरी सड़कों पे लड़े हम लोग, हम विधानसभा में लड़े, सड़कों पे लड़े, आना होगा, अगर जो सड़कों पर नहीं होगा, केवल ट्विटर पर होगा, केवल इंटरनेट पर नहीं चलेगा। कुछ ब्रेकिंग हमारे साथ में है, हम उनको भी जरा देखते हैं कि क्या उस समय हमारे पास में कुछ ब्रेकिंग न्यूज जो है वो डीडी न्यूज राजस्थान के दर्शकों के लिए, जो जनादेश विधानसभा जनादेश 2023 जो है वो देख रहे हैं, आइए जरा उन सबको हम नजर कर लेते हैं। पिलानी से कांग्रेस के पीतराम सिंह कोहली आप जीते हैं। आसपुर से भारतीय आदिवासी पार्टी के उमेश मीणा ने विजय हासिल की है। पचपदरा से भाजपा के अरुण चौधरी विजयी घोषित हुए हैं। हम आगे बात करें, लगातार बिग ब्रेकिंग आपके लिए जो चीज मिल रही है, जनादेश 2023 सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज कुमार मेघवाल को विजय हासिल हुई है। सुजानगढ़ से श्री कोलायत से भाजपा के अंशुमान सिंह भाटी आप जीत चुके हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी को आपने हराया है। बहुत युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के अंशुमान सिंह भाटी। बाड़ी से बहुजन समाज पार्टी के जसवंत सिंह गुर्जर जीते, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना कुछ ना कुछ कायम किया। राजाखेड़ा से कांग्रेस के रोहित बोहरा ने विजय हासिल की है। फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली आप जीते हैं।
बिग ब्रेकिंग, जनादेश 2023 पिलानी से कांग्रेस के पीतराम सिंह काला अपने विजय हासिल की है। आसपुर से भारतीय आदिवासी पार्टी, इसके बारे में हम लोग बांसवाड़ा से हमने तब भी बात की थी और फिर आगे बात करेंगे। पचपदरा से भाजपा के अरुण चौधरी ने विजय हासिल की है, जीते हैं। जी, बिग ब्रेकिंग, जनादेश 2023 संघर्ष जो है वो लगातार चलता रहना चाहिए और संघर्ष में कौन विजयी होगा वो वही होगा जो अपने पुरुषार्थ से काम करेगा। किसी को झूठा कहने से, किसी के पद की गरिमा गिराने से कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता है। हमारे साथ में मेरी और एक साथी शालू सचदेव जुड़ चुके हैं। शालू जी, स्वागत आपका। जी नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल है कि चूंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह का रुझान निकल के आ रहा है, एक एनालिसिस की जनरल बात करें तो रीति रिवाज की बात हुई, रणनीति की बात हुई, प्रचार प्रसार की बात हुई। प्रचार और प्रसार की अगर हम बात करें तो जो लास्ट मिनट पे जो रोड शोज हुए, जिस तरह का प्रचार किया गया, उसकी आपके हिसाब से क्या भूमिका हो सकती है जो आज का परिणाम हम देख रहे हैं उसमें? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो था उसका एक बड़ा इम्पैक्ट माना जा रहा था कि उनके अच्छे एक पोलराइज होंगे और वोटों में फ़र्क आएगा, अंतर आएगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हवा महल की हम लोग बात करें तो आर तिवारी एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और ऐसे कैंडिडेट को पहली बात तो कांग्रेस ने टिकट दिया, ये बहुत ही सराहनीय चीज़ थी, हम लोग देखने वाली बात है। और फिर वहाँ पर अगर वहाँ पर उस समय मोदी नहीं आते और वो रैली नहीं हुई होती तो शायद आज ये 1001 वोट का जो अंतर आया है, 972 वोट का शायद अंतर है। तो ये बहुत सारी सीटें मार्जिन पे हैं। आप अभी भी देखें, कांग्रेस अभी 68-70 पे है, तो आप जब शाम तक सारे आंकड़े देखेंगे तो 100, 200, 500, 1000, 2000 में बहुत सारी सीटें होंगी। ठीक बात। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो 114 इस समय बीजेपी ले रही है तो वो बहुत कोई मतलब बहुत बड़ी एक जीत जो आई है उसमें कांग्रेस कहीं कमजोर रही है। कांग्रेस को भी बेनिफिट मिले, हाँ कुछ रैलियां निकली हैं, उनके इम्पैक्ट आए, जैसे मोदी का एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं उन रैलियों का असर पड़ा है जिसकी वजह से कुछ वोट, क्योंकि थोड़े बहुत वोट डाइवर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ही बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, बहुत सारी सीटें हिल जाती हैं। तो ये चीजें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। आपसे इसी बात पे, इसी को लेकर बात करें और पूछे कि जैसे सीएम योगी जो स्टार प्रचारक जो है उनको बुलाया गया था, उनसे रैली निकलवाई गई, चुनाव मतदान से ठीक पहले एक रोड शो हुआ था, सिविल लाइन से वो रैली निकली थी, 10 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने किया था। किस तरह का उसका प्रभाव आप समझते हैं आज के जो चुनाव परिणाम है उस पर पड़ रहा होगा? जी, किशोर जी। अच्छा, देखिए अब तो चूंकि परिणाम आ गए तो इस पर क्या असर जो पड़ेगा, अब तो ये सारी बात है, बेईमानी है। परिणाम में हम हार रहे हैं और बीजेपी जीत रही है। अब इसको कैसे एनालिसिस करते रहो कि कैसे क्या होने वाला है, लेकिन साफ तौर पर हमने जो पहले, फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस ने बड़ी पूरी ईमानदारी से जनता के लिए काम किया और जब विपक्ष में रहे हो या सरकार में रहे हो, कहीं कोई कोताही नहीं बरती, कोई बेईमानी नहीं की। चलिए, किशोर जी हमारे बीच में झुंझुनू से जो प्रत्याशी विजयी हुई हैं उनका विजुअल हमारे पास में आया, जरा उनका क्विक रिएक्शन हम लोग दर्शकों को दिखा देते हैं। झुंझुनू से विजयी प्रत्याशी जी। चलिए, यहाँ पर हम लोग किशोर जी से थोड़ी सी बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ें जो हमारे बीच में हमें जो समझ में आई हैं कि अभी तक जो एक परिदृश्य निकल करके सामने आ रहा है जिसमें कांग्रेस एक जगह पर है, भाजपा एक जगह पर है, अन्य सीटें भी एक जगह पर है। तेलंगाना में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में हमें अप्रत्याशित रिजल्ट जो है वो हासिल हुए हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई सरप्राइज देगी और वो सरप्राइज उन्होंने दे भी दिया है। मध्य प्रदेश में भी बड़ी लहर देखने को मिली है। तो ये जो लहर है, आप भी कह रहे थे कि आस्था और जी बिल्कुल नीतीश, और हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़े हैं, जितेश जेठानंदानी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका जितेश जी। और जनादेश 2023 में हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इस पूरे रिजल्ट को? देखिए, गारंटी कांग्रेस दे रही थी, लेकिन देश में अभी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, साफ तौर पे दिखाई दिया। तीनों राज्य में जिस तरह का जनादेश आया और जयपुर में खास तौर पर बाल मुकुंदाचार्य जीते हैं, तो उसके पीछे मोदी ही मैजिक कह सकते हैं सीधा सीधा। और साफ तौर पे हमें दिखाई दिया किस तरह से रोड शो किया, और रोड शो के साथ साथ मोदी की जो फैक्टर थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे।
और जितेश जी, जो रोड शो की हम बात करेंगे और उसके साथ साथ में संगठन की बात करेंगे, पन्ना प्रमुख की बात करेंगे, बहुत कम मार्जिन रहे हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक बिग ब्रेकिंग हमारे बीच में आ रही है। अपने दर्शकों को जरा हम वो भी बता देते हैं इस समय हमारे पास में क्या बिग ब्रेकिंग है। जनादेश 2023 दर्शकों के लिए तारानगर से कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया जीत चुके हैं। कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र सिंह राठौड़ को, कद्दावर नेता, आपने हरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ को हार हासिल हुई है, आप पराजित हुए हैं कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया से। ये एक सेटबैक जो है वो मिला है। और जितेश जी, हम लोग ये बिग ब्रेकिंग लगातार देते रहेंगे, लेकिन जितेश जी जो चीज आ रही थी, आपने भी अभी कहा कि भाई मोदी मैजिक ये हुआ है। यहां मोदी मैजिक की हम जब भी बात करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि एक चेहरे पर केवल और केवल हम टिक गए हैं, संगठन को हम जरा भूल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे बूथ है। अगर हम हवा महल की बात करें, अगर हम किशन पोल की बात करें, 900 वोट पड़ते हैं तो 873 या 887 वोट एक व्यक्ति को पढ़ रहे हैं, केवल 3 शायद गलती से पढ़ गए होंगे। तो ये स्थानीय वहां पर चीजें नजर में आती हैं। तो क्या केवल मोदी मैजिक है? संगठन की बात भी करें। देखिए, मुझे लगता है कि संगठन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के फेस पर ही पूरा सब कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात ये, यहाँ पर जो ये चुनाव है बड़ा दिलचस्प हुआ कि बड़े चेहरे हार गए, साथ ही एक बड़ा फैक्टर निकल के आया, तीनों भगवा चेहरे जीत गए। देखिए, प्रतापपुरी महाराज पोखरण से जीत गए, बाबा बालकनाथ वहां से तिजारा से जीत गए, और बाल मुकुंदाचार्य यहां से हवा महल से जीत गए। तो ये 3 जो भगवा एक्सपेरिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया था, वो यहां पर, तो मुझे लग रहा है जो हिंदुत्व की जो पिच पर भारतीय जनता पार्टी लास्ट के 10 दिनों में आई, तो वो बड़ा एक चुनावी फैक्टर निकल के आया। साथ ही प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां और प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री थे और मोदी के दूत जिसे कह सकते हैं, कि उनकी जो स्ट्रेटजी प्लानिंग थी सबको साथ के रखना, क्योंकि बीजेपी के कुनबे के अंदर भी कहीं ना कहीं जो एक होड़ थी मुख्यमंत्री बनने की, उसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, यहाँ तो साफ तौर पर दिखाई दिया। इसी शहरी का आप देख सकते हैं कि सतीश पूनिया चुनाव हार गए, दिग्गज नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता और नेता दोनों हार गए। तो ये जो है ना सर, ये दिलचस्प बात देखने को मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुझे लग रहा है कि प्रचंड बहुमत से यहां पर जीतने वाली है, और लग रहा है जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, लगभग खत्म होने वाला है। बिल्कुल, आपसे बातचीत जारी रखेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं हमारे दर्शकों को, जहां बांसवाड़ा घाटोल से नानालाल नीनामा जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो जीत गए हैं। आइए उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं। श्रेय तो मालिया जी को दिया जाता है और मेघलोर जी को दिया जाता है और क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता को दिया जाता है। जी किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी मैजिक की बात हो रही है, किस तरह से उनकी जो कन्वेंसिंग कैंपेनिंग हुई, तो यहाँ पर जादूगर के जो पिटारे हैं उसका वो कई चमक फीकी कैसे पड़ गई? और फिलहाल तो कांग्रेस के एक प्रत्याशी जिन्होंने जीत हासिल की है, आपकी प्रतिक्रिया? जीत के 20 नाम है, कुछ भी रख लो जी। वो नाम कहाँ चले गए थे जो हिमाचल में हारे थे, तब कहाँ चले गए जो कर्नाटक में हारे थे। प्रचार तो ट्रंप का भी करने गए थे अमेरिका में, वहाँ हरा के आए थे। अब 3 स्टेट में जीत गए, तो कैसा ही मैजिक कर लो। नहीं, ये अभी आपने एक जो पॉइंट लिया, जो आपने एक लाइन बोली है कि प्रचार तो आप ट्रंप का भी करने गए थे और हरा के आए थे, इसी तरीके की एक लाइन राहुल गांधी ने बोली कि भाई आप अहमदाबाद में क्रिकेट मैच देखने चले गए थे, आप हरा के आ गए थे। आप इसरो में चंद्रयान के लिए चले गए थे, आप वहां पर वो चंद्रयान पहुंचा नहीं था। तो क्या ये लाइन्स जो है, इस तरीके की बात बोलना, ये जनता में एक विपरीत संदेश नहीं देता और जनता आपसे विमुख नहीं हो जाती? इसका कारण आप नहीं समझते? जितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये बात सवाल शायद मेरे से किया गया था, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपसे मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ना आपने वो बात बोली, लेकिन इसका तो मैं जवाब मैं ही दे दूं जितेश जी से पहले। आप बोलिए किशोर जी, आप बोलिए। मुझे लगता है जनता विमुख हो या ना हो, पर आप लोग दोहरा के कुछ ऐसा करने के मूड में रहते हैं। कहा है कि हरा के आए थे, मैं वही ट्रंप को हरा के आए थे, आपने बोला। यस, यू सेड कि आप मोदी मैजिक कहां चला गया हिमाचल में? मोदी मैजिक कर्नाटक में कहां चला गया? और जहां भी जाते थे, और मैं बताऊं आपको, मैं आपको लीडरशिप का मैजिक नहीं चला, मोदी चला। मैं आपको वही बताता हूं, मोदी राजस्थान में जहां प्रचार करने गए वहां हारे, तारानगर गए थे, यहाँ सिविल लाइन छोड़ के दोनों सीटें हार गए। कैसी बात करें, हवा में जीत गए सर। मुझे लगता है कि आदर्श नगर हार गए, वहां जीत गए। इसमें आदर्श नगर हार गए, ऐसा थोड़ी कि मैजिक नहीं।
अब जीत का सिस्टम कैसे भी हो सकता मुझे है। सर, यहाँ लगता है कि चेहरा कांग्रेस मोदी को थे प्रेस राजस्थान देना में, है। देखिए जितेश जी, सर, अभी मैं किशोर आप जी, एक आपसे मिनट बात सर, मैं पूरी इनको हुई, मैं इंटरप्ट जितेश जी करूंगा। से बात करेंगे। मोदी ने यहाँ राजस्थान में उन्होंने कहा था कमल चेहरा है और मोदी चेहरा है, मतलब खुद के लिए मोदी चेहरा है। तो राजस्थान में चेहरा ही मोदी थे, तो नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा, तो उनको ही हम क्रेडिट देंगे ना। हम यहाँ पर कोई वसुंधरा राजे को क्रेडिट थोड़ी देंगे या किसी जितेश और जी, यही लीडरशिप को अभी थोड़ी नीतीश जी क्रेडिट ने भी देंगे। यही बात पूछी थी, अगर संगठन की बात की जाए तो जो Exactly. संगठन होता है वो टीम वर्क होता है। बिल्कुल। और चलिए इसी थोड़ा बीच ब्रेकिंग्स एक- ले लेते हैं, अभी जी। ब्रेकिंग्स ले लेते हैं, हमारे पास बिग ब्रेकिंग है, उसके बाद में हम इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से संगठन की बात होनी चाहिए और किस तरीके से कुछ शब्दों से हमें बचना चाहिए। लेट्स हैव सम बिग ब्रेकिंग्स। जनादेश 2023 आप देख रहे हैं, सिरोही से भाजपा के ओटाराम देवासी आप जीत चुके हैं, पहले भी आप मंत्री रहे हैं। भरतपुर से आरएलडी के सुभाष गर्ग विजयी घोषित हुए हैं। भरतपुर से आरएलडी के विजय सुभाष गर्ग। जायल से भाजपा की मंजू बाघमार जीत चुकी हैं। जायल से भाजपा की मंजू बाघमार विजयी घोषित हुए हैं। बिग ब्रेकिंग जनादेश 2023 निम्बाहेड़ा में भाजपा की श्रीचंद कृपलानी, पिछली सरकार में भी आप एक बड़े ओहदे पर थे। बेंगू से भाजपा के डॉक्टर सुरेश धाकड़ जीते हैं। बेंगू से बड़ी सादड़ी से भाजपा के गौतम दत्त ने विजय हासिल की है। बड़ी सादड़ी से बड़ी खबर, कपासन से भाजपा के अर्जुन लाल जीनगर ने विजय हासिल की है। कपासन से सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज कुमार मेघवाल ने भी विजय हासिल की है। सुजानगढ़ से तारानगर से कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया जीत चुके हैं। उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौड़ कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी को हराया है। हम बिग ब्रेकिंग लगातार आपको देते रहेंगे, बहुत सारे स्पष्टीकरण भी लगातार हमारे पैनल की तरफ से भी दिया जा रहा है। किशोर जी, क्रेडिट देना भी हमें सीखना पड़ेगा। गलतियां तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, गलत स्टेटमेंट्स भी देते हैं। गुजरात में भी दिए गए, कई बार प्रधानमंत्री को बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो किसी भी तौर पर नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसका उपयोग अगर किसी ने कर लिया तो सब, ये तो पॉलिटिक्स है। आपको करनी आती है आप करेंगे, आपको नहीं करनी आती आप नहीं करेंगे, तो इसमें क्रेडिट नहीं देने वाली और डेबिट करने वाली बात कहां से आती है? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। ये शब्द शायद प्रधानमंत्री जी के थे, राजस्थान सभा की थी, उन्होंने कहा कि ऐसा बटन दबाना कि उनको हत्यारों को फांसी लग जाए। ये कौन सी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री? तो ये हत्यारे किसको कहा गया? हत्यारे किसी राजनेता को तो नहीं कहा गया। हम जानना चाहते हैं सारी बात सर, को। कन्हैया लाल कि के ये हत्यारे क्या है? सर, कन्हैया लाल के हत्यारों की फाइल मोदी जी के पास पड़ी है, एनआईए के पास। ऑर्डर करें और दे फांसी। फैसला किया राजस्थान सरकार ने, 24 घंटे नहीं होने दिए, उससे पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया। भाषा का जो गणित है सिर्फ कांग्रेस को नहीं समझाया जाए। घाटोल से भाजपा के लक्ष्मण जी जीत चुके हैं, उनकी बाइट है, जरा एक बार देख लेते हैं। पार्टी को समझा देना चाहिए। जी किशोर जी, आपने भाषा की नागौर से भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं, उनकी एक बाइट जरा देख लेते हैं। 36 कौम मेड़ता के 36 कौम का आभारी रहूंगा मैं। और सबसे बड़ी मेड़ता के कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेकर के बड़े कार्यकर्ता की बार बीजेपी के साथ रहा, तन मन धन से साथ रहा। उसी का परिणाम है कि मेड़ता में कमल खिल रहा है। मेड़ता में जो जनहित के मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे, वो नहीं हो पाए। जैसे जिला नहीं बन पाया, जैसे हॉस्पिटल था मेड़ता का नहीं बन पाया, स्कूलों में जो व्यवस्था थी वो नहीं बन पाई। वो सब सारे पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार दिए पानी के लिए, पैसे लगे नहीं। गाँव में वो समस्या पूरा करने का, जितने भी जनहित मुद्दे पूरा करने का मेड़ता की जनता का, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल के आदमी को जमीन से उठा करके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। मैं जनता का फिर से दोबारा कहूँगा, मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा मेड़ता की। जी बिल्कुल, और हम चर्चा जारी कर रहे थे और बात हो रही थी कि संगठन की बात होनी चाहिए या चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और हर जगह मोदी की बात हो रही है, कमल की बात हो रही है, लेकिन एक पूरा टीम वर्क होता है। किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रणनीति में कहाँ कोई कुछ भूल हो गई, कुछ चूक हो गई, क्योंकि कई मीटिंग्स हुई, भाजपा माफ कीजिए कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स लेते रहे, पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षक सब अपॉइंट किए गए, लेकिन फिर भी रिजल्ट है जनादेश जो है उसी को हमें मानना पड़ता है। रणनीति की, स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो किस तरह से आपको लगता है कहीं कुछ चूक हुई होगी? देखिए, इतना विकास कार्य करने के बावजूद हम हारे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पे इन सारी जितना भी है कि बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि मैं जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है उस तरह लगता है कि शायद लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लगभग 50 सीटें ऐसी होंगी जहां मार्जिन 1000-1500 के आसपास रहेगा। ये बहुत नेक टू नेक फाइट है, तो इस पर हम पूरी तरह विचार करेंगे। चर्चा जारी रखेंगे किशोर जी। और जयपुर से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी झोटवाड़ से राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। पूरे दमखम से आशीर्वाद दिया, और मैं अब उसी ताकत से, मेरा संकल्प है कि अगले 5 साल पूरी तरह समर्पित होकर झोटवाड़ा का विकास करूंगा।
और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी मोहम्मद अतीक जुड़ चुके हैं। अतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप और हम मिलकर के बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ कारक रहे जहां बीजेपी और कांग्रेस की जीत और हार के पीछे हम विश्लेषण कर रहे हैं। किशोर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आपने सवाल किया था, जवाब में मेरा कहना ये है कि निश्चित तौर पर हम हारे हैं और इस हार की समीक्षा पूरी होगी। चूँकि इतना विकास कार्य किया, लोगों के बीच तक राहत पहुँचाई और इसके बावजूद भी ऐसी हार हुई, तो जनता का आभार व्यक्त करते हैं, बीजेपी को बधाई देते हैं कि वो अच्छा शासन चलाए, लोगों को करे, और जो भी है एक एक चीज़ पर भरोसे किया जाएगा। सारी बड़ी लीडरशिप बैठेगी, करेगी सारी, उसके बाद ही बहुत क्लियर कुछ हो पाएगा कि हम क्यों हारे। गोपाल शर्मा सिविल लाइन से भाजपा प्रत्याशी हैं, वो जीत चुके हैं और वो लाइन पर हैं। अभी आपसे वो बताएंगे क्या चीज़ें चल रही हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं। में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुक्त उतार लेने की। तो माननीय प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी यह एक झलक है। जी जितेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था, जैसे ही पोस्टल बैलेट खुले, पोस्टल बैलेट के बाद में जो ईवीएम खुली, उसके बाद से शुरुआत से ही भाजपा ने बढ़त बना ली थी। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरीके से भाजपा ने जो इतने दौरे किए, उनके बड़े नेताओं ने आकर के रोड शो किए, इवन मान के चलिए कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने बहुत दौरा किया, जिसका नतीजा ये रहा कि झोटवाड़ा से जीते भी राज्यवर्धन सिंह राठौर जीते। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहले मैं एक बात अपनी रखना चाहूँगा, जहाँ पुराने पत्ते नहीं जड़ते वहाँ पत्तेजड़ नहीं आता। तो ये मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक ट्वीट किया। उनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस की जो गलती हुई ये हुई कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो काम कर रहा था या कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ, वो सीएम के ओएसडी कह रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस, सीएम के ओएसडी जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो साफ तौर पर कांग्रेस के कुनबे में बहुत जबरदस्त लड़ाई थी, उसका घाटा कांग्रेस को हुआ, पहली चीज है ना। दूसरी चीज, आप पूछ रहे थे कि रैलियों का असर, बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ जो पिच नजर आया। जी जितेश जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे और आपकी बात सुनेंगे, और पहले ही आपको दिखाते हैं सांगानेर से भाजपा प्रत्याशी भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। सांगानेर की जनता को, उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जिस तरह से इतने बहुत बड़ी उससे जिताया है। निश्चित रूप से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जी जितेश जी, यहाँ पर बात की कि रैलीज का बहुत प्रभाव पड़ा, स्टार प्रचारक आए, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन एक जो बहस शुरू से चल रही थी कि नेशनलिज्म वर्सेस फ्रीबीज, इस तरह की बात सामने आ रही थी कि कहाँ पर तो सरकार की योजनाएं हैं। किशोर जी, आपसे भी रिएक्शन लेंगे इस बात के ऊपर कि तमाम योजनाएं सामने आ रही थी, बहुत सारी गारंटीज की बात की गई, महंगाई राहत कैंप की बात की गई, लेकिन उसके बाद भी जो हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है, जो जातिगत समीकरण है, धार्मिक वाली बात है, वो कहीं ना कहीं बाजी मार ले गई। जितेश जी, आपका क्या कहना है? सर मैम देखिए, यहाँ जो राजस्थान है बॉर्डर स्टेट है, 3 यहाँ पे बॉर्डर लगते हैं, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो बॉर्डर स्टेट में राष्ट्रीयता का मामला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लोकसभा का पिछला इलेक्शन था, हमने देखा कि 25 की 25 सीटें जीत के गए, जबकि विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत गई थी उसके बावजूद। तो यहाँ जो बॉर्डर स्टेट है, अभी सर कह रहे थे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का असर नहीं हुआ, धारा 370 यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फेस थे एनडीए का, तो उनके कारण धारा 370 हटी, उनकी लीडरशिप के कारण। साथ ही राम मंदिर बनने जा रहा है, इसका भी मुझे असर देखने को मिला कुछ जयपुर के क्षेत्रों में। मैं पूरे राजस्थान में तकरीबन 20 जिलों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूं। मैं इसलिए इस दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल राष्ट्रीयता का असर यहां पर राजस्थान। रुकना चाहेंगे, ये ब्रेकिंग देख लेते हैं, ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त, क्या ब्रेकिंग है आप देखते हैं। सवाई माधोपुर से भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जीते हैं, ये जीत चुके हैं। अभी तक आगे पीछे का मामला चला था, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। और बामनवास गंगापुर सिटी से कांग्रेस के रामकेश मीणा जीते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिग ब्रेकिंग चल रही है। और डीडवाना से निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान जीते हैं, ये बड़ी जीत है, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी अगर कोई जीतता है। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा जीते हैं, मुरारी लाल मीणा जीत चुके हैं इस वक्त। दौसा से सिकराय से भाजपा के विक्रम बंशीवाल जीत चुके हैं, विक्रम बंशीवाल भाजपा से हैं, सिकराय विधानसभा सीट से आते हैं। ममता भूपेश के आगे, भूपेश 9567 वोटों से हराया है उन्होंने। ये देखिए, राय सिंह नगर कांग्रेस से सोहन लाल नायक जीत चुके हैं, राय सिंह नगर विधानसभा सीट है। अनूपगढ़ सीट से कांग्रेस की शिमला नायक जीती हैं।
जी, कांग्रेस की शिमला नायक जीत चुकी हैं इस वक्त, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग, हम लोग आपको पल पल की बिल्कुल, और खबर जैसे आपको दे देखा, रहे हैं। यूनुस खान ने चुनाव जीता है, निर्दलीय है, बागी है, यहाँ पर थर्ड फ्रंट यानी कि उसका फायदा जो उन्हें खुद पूरा मिल चुका है, वो खुद ही चुनाव लड़े निर्दलीय रूप से और जीत गए। किशोर जी, आप क्या कहेंगे इस जीत के ऊपर? देखिए, यूनुस खान, मैं स्पेसिफिक आप डीडवाना की बात करें तो यूनुस खान ने वहाँ काम किया है, और पिछली बार ये बीजेपी ने टिकट दिया तो लास्ट में टिकट दिया था, और यूनुस खान का कहना ये था कि मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए वहाँ से टिकट दिया गया। और बीजेपी की किसी भी लिस्ट में किसी मुस्लिम का नाम नहीं है, ना राजस्थान की टीम में, राजस्थान की लिस्ट में कोई नाम है, ना यूपी की लिस्ट में कोई नाम नहीं होता। आपने अभी बात कर रही थी कि धर्म वाली बात कर रही थी। जी किशोर जी, इस पे आपकी जो प्रतिक्रिया है वो लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ रही हैं और प्रतिक्रिया दे रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अमित शाह जी की रणनीति की जीत है, और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। और चलिए अब आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं पल पल का किस तरह से जो रोमांचक चुनाव है जिसने तमाम प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ा रखी है, किस तरह से चुनावों के रुझान अब परिणामों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और आइए आपको बता देते हैं इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर इस वक्त की है जहां नदबई से भाजपा के जगजीत सिंह जीत चुके हैं। भाजपा के जगजीत सिंह जीते हैं। हिंडौली से कांग्रेस के अशोक चांदना ने जीत हासिल कर ली है। वहीं बूंदी से कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा ने जीत दर्ज कराई है। तो आपको पल पल की खबर हम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पल पल रुझान बदल रहे हैं, किस तरह से जो समीकरण थे अब वो एक रूप ले रहे हैं। जितेश जी, हम आपसे बात कर रहे थे और हम बात करते पोलराइजेशन की, तो आपको लगता है पोलराइजेशन जो था इस बार वो एक मुद्दा जो है बहुत विशेष रहा चुनाव में और उसी की वजह से बीजेपी को ये जो है प्रचंड जीत मिल रही है? बिल्कुल, ध्रुवीकरण यहाँ पे हुआ। तिजारा की सीट पे हमको देखने को मिला, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। हवा महल की सीट पे हमको देखने मिला, पोखरण की सीट पे और तमाम सीटों पर यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से कोटा के अंदर पीएफआई की रैली निकाली जाती है और बीजेपी, मुझे लगता है कि जो तुष्टीकरण के जो मामले थे स्टैब्लिश कर पाई कहीं ना कहीं, ये जनता के जहन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है जीत का एक बड़ा रीज़न ये है कि वैसे तो टिकट वितरण की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं मुझे डाउनफॉल में नजर आई। टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ बीजेपी के अंदर, मैं साफ तौर पे कहूँगा। लेकिन यहाँ पर जनता के जहन में जो तुष्टीकरण का मामला था, जो जिस तरह से अलग अलग जगह पर दंगे हुए, बताइए सवाई माधोपुर में दंगा हुआ। पंकज जितेश जी, हम आपको थोड़ी देर के रोकना चाहेंगे। आइए देख लेते हैं जीत हार का क्या कुछ मुकाबला रहा है सामने। जीत चुकी हैं दिया कुमारी, जीत चुकी हैं विद्यानगर नगर सीट से। सीताराम अग्रवाल वहां से हार चुके हैं, कांग्रेस से काफी कड़ा मुकाबला था लेकिन भारी मतों से जीती हैं। और बाल मुकुंदाचार्य भाजपा से जीत चुके हैं और आर तिवाड़ी हारे हैं। शुरू से अगर देखा जाए तो वो काफी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अंतिम दौर में बाल मुकुंदाचार्य ने जीत दर्ज की है हवा महल विधानसभा सीट से। तो इस तरीके से चीज़ें जो नए नए अपडेट आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। आमेर से प्रशांत शर्मा कांग्रेस से जीत चुके हैं और सतीश पूनिया चुनाव हार चुके हैं। सबसे बड़ी खबर यही है इस वक्त की, सतीश पूनिया चुनाव हार चुके हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं एक ब्रेक के लिए।